हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। और आज के लेक्चर में हम एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स की बात करेंगे। देखो, अभी तक कोलिनर्जिक सिस्टम में हमने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स की बात करी है, या फिर यूं कह लें कि कोलिनर्जिक एजेंट्स से हम डील कर चुके हैं। कोलिनर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं? जो एसिटाइल कोलिन के एक्शन को मिमिक करेंगे या फिर एनहांस करने की कोशिश करेंगे। ये सब हम खत्म कर चुके हैं। अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि पहले आप कोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में पढ़ लें। उससे आपको एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स जो है वो और अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, इस एंटी कोलिनर्जिक एजेंट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, अट्रोपिन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स होते क्या हैं। तो देखो, दो तरीके के एजेंट्स होते हैं। एक तो एंटी मस्केरेनिक हो जाएंगे और एक एंटी निकोटिनिक हो जाएंगे। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि एसिटाइल कोलिन जो है वो दो तरह के रिसेप्टर्स पे काम करता है, एक तो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स और निकोटिनिक रिसेप्टर्स। इसलिए भाई जो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं वो भी दो तरह के हैं, एंटी मस्केरेनिक और एंटी निकोटिनिक। ठीक है। एंटी निकोटिनिक में फिर हमारे पास दो आते हैं, एक तो गैंग्लियन ब्लॉकर्स आते हैं जो एन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, और कुछ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स आते हैं जो एनएम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। ये सब चीज हम ऑलरेडी जानते हैं, इसलिए समझने में इजी रहेगी। एंटी मस्केरेनिक एजेंट्स को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और इन जनरल भी जब हम एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स कहते हैं ना, तो मोस्टली हम किसको रेफर कर रहे होते हैं? एंटी मस्केरेनिक को ही रेफर कर रहे होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और एंटी मस्केरेनिक एजेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करते हैं, जो मस्केरेनिक रिसेप्टर मीडिएटेड एक्शंस हैं किसके? एसिटाइल कोलिन के, उनको जाके ये क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। यानी एसिटाइल कोलिन जो मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था, उन जनों को ये जाके ब्लॉक कर रहे हैं। किस किस पे एक्शन प्रोड्यूस कर रहा था भाई? हार्ट पे कर रहा था, सीएनएस पे, स्मूथ मसल्स पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स पे, इन सब पे जाके ये क्या कर देंगे? ब्लॉक कर देंगे। अब इनका मोड ऑफ एक्शन क्या रहता है कि ये अपना काम कैसे करते हैं? तो देखो, एसिटाइल कोलिन क्या है? मस्केरेनिक रिसेप्टर का एगोनिस्ट है। अब इसकी जगह पे अट्रोपिन हो गया, स्कोपोलामीन हो गया, ये क्या है? एंटागोनिस्ट्स हैं। यानी ये क्या है? एंटी मस्केरेनिक या एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स हैं, जो क्या करेंगे? मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन के पास कोई जगह नहीं बचेगी रिसेप्टर से बाइंड होने की। बहुत सिंपल सा मोड ऑफ एक्शन है इसका। ठीक है। अब देखो, क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमको। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हर ड्रग का हम सबसे पहले एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर आगे उसकी हम डिटेल में बात करेंगे। तो जब हम एंटी मस्केरेनिक एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं तो हमारे पास तीन तरह आते हैं। एक तो नेचुरल एल्कोलॉइड्स हैं, एक सेमी सिंथेटिक होते हैं, और एक सिंथेटिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, नेचुरल एल्कोलॉइड्स कौन से होंगे जो हमको नेचर से मिलेंगे? जैसे बेलेडोना एल्कोलॉइड हो गए, अट्रोपिन, स्कोपोलामीन, ये दोनों नेचुरल एल्कोलॉइड्स हैं। स्कोपोलामीन को ही हायोसिन भी कहते हैं। और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की जब हम बात करेंगे तो ये कौन से हो जाएंगे? तो होमाट्रोपिन है जो एक मिड्रियाटिक है, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है। ठीक है। ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हो गए। सिंथेटिक एजेंट्स जो हैं वो फर्दर उनके यूज के बेसिस पे आगे क्लासिफाई किए जाते हैं। कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं कि भाई, जैसे सिंथेटिक एजेंट्स में अगर हम मिड्रियाटिक बोल रहे हैं कि भाई मिड्रियाटिक के तौर पे अगर कोई एजेंट यूज हो रहा है तो उसमें कौन सी ड्रग्स आती हैं? साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड आ जाती है। फिर पेप्टिक अल्सर में कौन सा यूज होता है? पायरेंजिपिन और टेलेंजिपिन यूज होता है। एंटीस्पास्मोडिक की तरह कौन यूज होता है? डायसाइक्लोमीन हो गया, फ्लेवोक्सैट हो गया, ये यूज होते हैं। प्री एनेस्थेटिक एजेंट ग्लाइकोपैरोलेट है, और पार्किंसनिज्म के लिए बेंजेक्सोल, बाइपेरिडीन, बेंजट्रोपिन, ये सब अपन दे सकते हैं। ये सब नाम देख के आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आप इतनी बार ये नाम देख लेंगे कि आपको बहुत इजीली समझ में भी आ जाएगा और आप लर्न भी कर पाएंगे। ठीक है। धीरे धीरे करके सब समझ में आता जाएगा। इसलिए अब अपन सबसे पहले बात करते हैं अट्रोपिन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इन जनरल भी आपको इसके बारे में चीजें पता होनी चाहिए। देखो, हर जो भी क्लास होती है ड्रग की, जैसे अगर हम एंटी मस्केरेनिक बोल रहे हैं तो जनरली एक ऐसी ड्रग होती है जो इसको रिप्रेजेंट करती है। इस पूरी क्लास को एक ड्रग रिप्रेजेंट कर रही है। उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस चीज को हम प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं। ठीक है। प्रोटोटाइप ड्रग कहते हैं कि भाई बाकी सारी भी इसी के आसपास जैसी होंगी या इसी के जैसी ड्रग्स होंगी एंटी मस्केरेनिक एजेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं। तो अट्रोपिन क्या है? प्रोटोटाइप ड्रग है। ठीक है। क्या होता है? टर्शियरी अमीन होता है। क्या करेगा? एसिटाइल कोलिन के एक्शन को ब्लॉक करेगा। मेन चीज क्या है कि ये सारे मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। ठीक है। बॉडी के जितने भी मस्केरेनिक रिसेप्टर्स हैं उन सब पे ये प्रोड्यूस करता है अपना एक्शन। ठीक है। क्या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है भाई? टॉपिकल हो सकता है, आप आई में टॉपिकली दे सकते हो, ओरल हो सकता है, पेरेंटल, यानी हर तरीके से अपन इसको एडमिनिस्टर
कर सकते हैं। अब आता है कि भाई मान लो मैंने एडमिनिस्टर कर दिया तो क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं अट्रोपिन के। देखो अब जो भी एक्शंस एसिटाइलकोलिन जाकर प्रोड्यूस कर रहा था, अट्रोपिन क्या करेगा, अट्रोपिन बस इसके ऑपोजिट सारा काम प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन के ऑपोजिट अट्रोपिन अपना काम प्रोड्यूस करेगा। अब देखो जैसे सीएनएस की अगर हम बात करें, सबसे पहले सीएनएस की बात करें तो इसमें अट्रोपिन क्या रहता है, एक माइल्ड स्टिमुलेंट रहता है। क्या करेगा, जो पार्किंसनिज्म में ट्रेमर्स होते हैं, रिजिडिटी आ जाती है ना, उनको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एंटी मोशन सिकनेस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और अगर लार्ज डोजेस में अपन अट्रोपिन को दे दें तो एक्साइटमेंट, एजिटेशन, हेलुसिनेशन, कोमा, ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये किसकी बात हुई, सीएनएस की बात हुई। अब बताओ सीवीएस पे क्या होता है। देखो हमने क्या पढ़ा था कि एसिटाइलकोलिन जो है वो सीवीएस को क्या कर रहा था, सब चीजें कम कर रहा था, यानी हाइपरटेंशन प्रोड्यूस कर रहा था, ब्राडिकार्डिया प्रोड्यूस कर रहा था, ये सब चीजें हो रही थी। तो ये अट्रोपिन क्या करेगा, तो देखो इनिशियल तो ये भी ब्राडिकार्डिया प्रोड्यूस कर रहा है, अगर आप इसको लो डोजेस में दोगे तो इनिशियल ब्राडिकार्डिया होगा, बट जब थेराप्यूटिक डोजेस में इसको दिया जाता है तो ये क्या प्रोड्यूस कर देता है, टैकीकार्डिया, यानी एसिटाइलकोलिन के ऑपोजिट एक्शन हो गया, टैकीकार्डिया होगा। और अगर हाई डोजेस में हम इसको देते हैं तो फ्लशिंग हो सकती है फेस की, और साथ में हाइपरटेंशन भी प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आई की। आई में क्या होता है, एक तो देखो पैसिव मिड्रियासिस देखने को मिलता है। मिड्रियासिस मतलब क्या होता है, देखो एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम कर रहा था, है ना। तो अट्रोपिन क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट कर देता है। डायलेट करने को ही हम क्या कहते हैं, मिड्रियासिस कहते हैं। उसके अलावा साइक्लोप्लीजिया देखने को मिलता है और लाइट रिफ्लेक्स का साथ में लॉस हो जाता है। अब देखो क्यों हो रहा है ये मिड्रियासिस और साइक्लोप्लीजिया, कि भाई अगर कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिलर मसल जो है वो पैरालाइज हो रही है तो मिड्रियासिस हो जाएगा, और अगर सीलियरी मसल पैरालाइज हो रही है तो क्या देखने को मिलता है हमको, साइक्लोप्लीजिया। और साइक्लोप्लीजिया में फिर क्या हो जाता है कि भाई हमारी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है उसका भी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अब कुछ सोचो, सीलियरी मसल अगर पैरालाइज हो रही है तो फिर अकोमोडेशन कौन करवाएगा, है ना। इसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। अब क्या होता है भाई, एसीएच क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, तो ये अट्रोपिन क्या करेगा, अट्रोपिन जाके M3 रिसेप्टर्स को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से सिक्रीशन सारे डिक्रीज हो जाएंगे। अब अगर अपन स्मूथ मसल्स की बात करें, है ना, स्मूथ मसल्स की बात करें तो इसमें देखो सारा जो है एसिटाइलकोलिन के ऑपोजिट काम प्रोड्यूस हो रहा है। टोन डिक्रीज हो रही है, मोटिलिटी ऑफ द गट डिक्रीज हो रही है, स्पैज्म रिलीव हो रहा है, और स्फिंक्टर की जो टोन है वो इंक्रीज हो रही है। याद है एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, टोन, मोटिलिटी सब इंक्रीज कर रहा था, और स्फिंक्टर जो था उसको ये रिलैक्स कर रहा था, जिसकी वजह से डेफिकेशन देखने को मिल रहा था। अट्रोपिन में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। वैसे ही अगर हम यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें तो डेट्रूसर मसल की टोन तो डिक्रीज हो रही है, बट यहाँ पर भी स्फिंक्टर जो है उसकी टोन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो एनलार्ज प्रोस्टेट होता है, जो एल्डरली मैन होते हैं उनमें जनरली प्रोस्टेट एनलार्ज देखने को मिलता है, उसमें ये क्या करवा देता है, यूरिनरी रिटेंशन करवा देता है। और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ये क्या करता है, ब्रोंकियल स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देता है। एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, ब्रोंकोस्पैज्म प्रोड्यूस कर रहा था, बट ये क्या करता है, रिलैक्स कर देता है, और सारे सिक्रीशंस जो है वो ड्राई अप हो जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ये क्या हो गया सारा कि भाई फार्माकोलॉजिकल एक्शंस किसके, अट्रोपिन के, जो मोस्टली किसके ऑपोजिट चल रहा है, एसिटाइलकोलिन के ऑपोजिट चल रहा है। ठीक है, अब देखो अब इसकी अपन बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है कि बॉडी में जाके ड्रग का क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये कंजंक्टिवा और जीआईटी दोनों ही से ही वेल एब्जॉर्ब हो जाती है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है एट्रोपिन, पार्शियली मेटाबोलाइज होगा लिवर में और यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा। ये आपको इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है याद रखने की, बस एक जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं। बस ये जरूर याद रखें कि इसको हम कंजंक्टिवा से भी एब्जॉर्ब करवा सकते हैं और जीआई ट्रैक्ट से भी एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। अब देखो क्या होता है, हमने अभी बोला था कि अट्रोपिन जो है वो सारे मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे काम करता है। तो खुद सोचो, अगर मुझे कोई ऐसा एक्शन प्रोड्यूस करवाना है जिसमें मुझे कुछ ही मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे काम करवाना है, तो क्या मैं उस कंडीशन में अट्रोपिन एडमिनिस्टर कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये तो सारे बॉडी के मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे जाके काम कर देगा। तो उस कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं अट्रोपिन के। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट्स जो है ये कुछ पर्टिकुलर मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे ही काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो एम है, जो टारगेट है, वो अचीव हो सकता है। ठीक है, ये देखो ये क्या करते हैं, सिलेक्टिव या रिलेटिवली सिलेक्टिव एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे प्रोड्यूस करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि अट्रोपिन की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? क्योंकि वो सारे मस्केरेनिक रिसेप्टर्स पे काम कर रहा है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट्स दे देंगे तो जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, कौन से अट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं? जैसे आई की अगर हम बात करें तो आई में हमारे पास होमाट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड है। ये 3-4 सब्स्टिट्यूट्स
सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास हैं। अब ये जो साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड है ना, इनका रैपिड ऑनसेट रहता है, साथ में शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ एंटीस्पास्मोडिक्स आ जाते हैं। एंटीस्पास्मोडिक्स में कौन से हैं, जैसे डाइसाइक्लोमीन है, जो किस में देते हैं हम, डिस्मेनोरिया में या एब्डोमिनल कोलिक के केस में देते हैं। वेलेथामेट है, फ्लेवोक्सेट है, ऑक्सीब्यूटाइनिन है, सोलिफेनासिन है, फिर टोल्टेरोडीन है। ये सब आपको थोड़ा थोड़ा कोशिश करना नाम याद रखने की, 2-3 बार जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि ड्रोटावेरन जो है वो एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट नहीं है। ये क्या करता है, जो फॉस्फोडाइएस्टरेज होता है ना, उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी इंक्रीज हो जाएगा और स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हमको देखने को मिलता है। यानी ये क्या है, एक तरीके का एंटीस्पास्मोडिक ही है, बट एंटीकोलिनर्जिक नहीं है, ठीक है। जब यूट्राइन स्पास्म होता है या इंटेस्टाइनल कोलिक होता है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड है, ये दोनों भी अट्रोपिन के ही सब्स्टिट्यूट्स हैं, जो अपन किससे देते हैं, इनहेलेशनल रूट से देते हैं। ये थोड़ा सा आपको याद रखना, क्यों, क्योंकि ये आपको एस्मा में बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। अस्थमा में या एस्मा में बहुत ज्यादा ये यूज होगा। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड क्या करता है, ब्रोंको डायलेशन करता है। साइड इफेक्ट क्या है कि माउथ में थोड़ी बहुत आपको ड्राइनेस देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब इसके बाद पैरेंजिपिन आता है, पेप्टिक अल्सर्स में यूज करते हैं। बेंजेक्सोल है, बेंजट्रोपिन है, ग्लाइकोपायरोलेट है, प्रोपेंथिलीन है, ये भी पेप्टिक अल्सर में या फिर एंटीस्पास्मोडिक की तरह बहुत रेयरली यूज करते हैं इसको। क्लिडीनियम है, अगेन पेप्टिक अल्सर और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज करते हैं। हायोसिन ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, जो इसोफेजियल और जीआई कोलिक्स में यूज होता है। इसकी कोशिश करना केवल नेम्स याद रखने की अभी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम ये देखो क्या देख रहे हैं, थेराप्यूटिक यूजेस देख रहे हैं। थेराप्यूटिक यूजेस से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले अगर हम ऑप्थेल्मिक यूज की बात करते हैं, ऑप्थेल्मिक यूज में भी रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए, यानी मिड्रियाटिक या फिर साइक्लोप्लीजिक के तौर पे हम किसको यूज कर सकते हैं, कौन सी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं, अट्रोपिन। अट्रोपिन के साथ अभी हमने बात करी, कुछ अट्रोपिन सब्स्टिट्यूट्स हैं जो हम पर्टिकुलरली किस में यूज करते हैं, आई में यूज कर रहे थे, जैसे होमाट्रोपिन हो गया, साइक्लोपेंटोलेट हो गया, ट्रोपिकामाइड हो गया, ये सब चीजें। अब देखो बच्चों में ज्यादा कौन सी यूज करते हैं, अट्रोपिन यूज करते हैं, किस तौर पे, साइक्लोप्लीजिक के तौर पे, ठीक है। अगर फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन मेरे को करवाना है तो मैं ट्रोपिकामाइड यूज करूंगी। अगर इरिडोसाइक्लाइटिस देखना है तो अट्रोपिन मिड्रियाटिक्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो किसके हो गए, ऑप्थेल्मिक यूजेस हो गए। इसमें आपको ये कुछ 4 नाम जो है वो ध्यान रखने हैं। अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन की अगर हम बात करें, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन यानी एनेस्थीसिया जब हम देते हैं, देखो कोई भी ऑपरेशन अगर करवा रहे हैं, सर्जरी करवा रहे हैं, तो उससे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है उस बॉडी पार्ट को नम करने के लिए। तो उस एनेस्थीसिया से पहले भी कुछ मेडिकेशन देनी होती है। इसमें हम अट्रोपिन का यूज करते हैं और साथ में ग्लाइकोपायरोलेट का भी यूज करते हैं, जो क्या है, एक अट्रोपिन सब्स्टिट्यूट है। अब ग्लाइकोपायरोलेट क्यों यूज कर रहे हैं भाई, अट्रोपिन यूज कर ही रहे थे, इसका सब्स्टिट्यूट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लाइकोपायरोलेट क्या करते हैं, सिर्फ पेरिफेरल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, वो क्या सीएनएस में नहीं जाता है, ठीक है। सीएनएस में नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर रहा है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ये प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन क्यों देना होता है, तो इसमें बहुत सारे रीजंस होते हैं कि हमको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस क्यों देने होते हैं। अब अट्रोपिन क्यों दे रहे हैं या फिर ग्लाइकोपायरोलेट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये देखो, एक एनेस्थीसिया के टाइम पे वेगल ब्राडिकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए एक तो ये दिया जाता है, और दूसरा ये क्यों देते हैं, सिक्रीशंस ड्राई अप करने के लिए, ताकि लैरिंजोस्पाज्म नहीं हो, ठीक है। लैरिंजोस्पाज्म नहीं हो और सिक्रीशंस ड्राई करने के लिए हम क्या देते हैं, अट्रोपिन या ग्लाइकोपायरोलेट को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब साइलोरिया अगर हो रहा है, साइलोरिया क्या होता है, एक्सेसिव अगर सिक्रीशन हो रहा है तो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हम इसके दे सकते हैं। उसके अलावा सीओपीडी अगर है तो, सीओपीडी क्या है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज अगर है तो, या फिर अगर ब्रोंकियल एस्मा है तो, इन केसेस में देखो क्या दिया जाता है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड या फिर टियोट्रोपियम ब्रोमाइड जो है ये दिया जाता है। ये थोड़ा सा आप याद रखने की कोशिश करना, किस रूट से दिया जाता है, इनहेलेशनल रूट से दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। क्या है ये, अट्रोपिन का ही सब्स्टिट्यूट है। उसके अलावा अगर डिस्मेनोरिया है, इंटेस्टाइनल या रीनल कोलिक है, तो उन कंडीशंस में अपन एंटीस्पास्मोडिक दे सकते हैं। अपन ने ऊपर अभी इसके नाम देखे, डाइसाइक्लोमीन है, वेलेथामेट है, या फिर फ्लेवोक्सेट है, ये सब क्या है, कुछ एंटीस्पास्मोडिक्स हैं। यूरिनरी डिसऑर्डर्स अगर है तो क्या दे सकते हैं, ऑक्सीब्यूटाइनिन या फिर फ्लेवोक्सेट दे सकते हैं। पॉइजनिंग अगर हो रखी है तो, ओपी पॉइजनिंग है या फिर कोई मशरूम पॉइजनिंग है, कुछ स्पेसिफिक मशरूम पॉइजनिंग्स होती हैं, इन दोनों ही केसेस में अपन क्या देते हैं, अट्रोपिन। देखो लास्ट लेक्चर में जब ओपी पॉइजनिंग हमने पढ़ी थी तो उसमें जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस थी वो क्या थी, अट्रोपिन थी। अट्रोपिन पढ़ी थी और मैंने ये कहा था तब भी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अट्रोपिन को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ये आपका अट्रोपिन आ गया, ओपी पॉइजनिंग में अट्रोपिन देते हैं। उसके अलावा साइनस ब्राडिकार्डिया अगर है, पार्शियल हार्ट ब्लॉक हो रखा है तो भी अपन अट्रोपिन देते हैं। पार्किंसनिज्म के लिए
ड्रग इंड्यूस्ड वाला, देखो पार्किंसनिज्म भी दो तरीके का हो सकता है, या तो ड्रग इंड्यूस्ड होता है या फिर इडियोपैथिक हो सकता है। इडियोपैथिक के केस में जनरली लेवोडोपा कार्बिडोपा वाला कॉम्बिनेशन दिया जाता है, ये अपन आगे पार्किंसनिज्म डिटेल में पढ़ेंगे। बट अगर ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसनिज्म है तो उसमें हम बेंजेक्सोल या फिर बेंजट्रोपिन यानी अट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट्स इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बात हो गई थेराप्यूटिक यूजेस की। अब हर ड्रग का क्या होता है, कोई ना कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होंगे, वो अपन देख लेते हैं। देखो जीआईटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ हो सकती है, थ्रोट की भी ड्राइनेस हो सकती है, साथ में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि अट्रोपिन की ये क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसी का अगर बहुत थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, एक्सेस अगर एक्शन प्रोड्यूस हो जाए एट्रोपिन का, तो एडवर्स रिएक्शंस प्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे ड्राइनेस ऑफ द माउथ और कॉन्स्टिपेशन। आई में अगर अपन देखें तो फोटोफोबिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लरिंग हो सकती है विजन की। और देखो ग्लोकोमा में अट्रोपिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोकोमा को और ज्यादा प्रेसिपिटेट कर सकता है। हमने ग्लोकोमा में देखा था कि एंटीकोलिनर्जिक्स जो है वो ग्लोकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, है ना, ग्लोकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। उसके अलावा अगर मैं यूरिनरी ट्रैक्ट की बात कर रही हूँ तो क्या देखने को मिल सकता है, मिक्सचरेशन में डिफिकल्टी होगी, यूरिनरी रिटेंशन, ये एडवर्स रिएक्शंस हो सकते हैं। और देखो एनलार्ज प्रोस्टेट अगर है ऑलरेडी मेन में, अगर एनलार्ज प्रोस्टेट है तो वहां उस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्या? अट्रोपिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है। उसके अलावा सीएनएस में अगर अपन देखें तो लार्ज डोजेस के में एक्साइटमेंट, रेस्टलेसनेस, डेलिरियम प्रोड्यूस हो सकता है। सीवीएस में टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन या पैल्पिटेशंस देखने को हमको मिल सकते हैं। एक आपको इंपॉर्टेंट इसमें नोट पॉइंट दिखाना है मुझे, जो इसका एडीआर और कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ही आता है, दैट इज एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग। एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग क्या होती है? अट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो आप क्या करोगे? अट्रोपिन की अगर पॉइजनिंग हो जाए तो ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है। क्या फीचर्स आएंगे? यानी फीवर हो सकता है, ड्राई एंड फ्लश स्किन होगी, फोटोफोबिया होगा, ब्लरिंग ऑफ विजन होगा, मिक्सचरेशन में डिफिकल्टी होगी। यानी अट्रोपिन जो भी इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा था वही सब आपको फीचर्स में देखने को मिल जाएगा। रेस्टलेसनेस, एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, हैलुसिनेशंस। ठीक है, सिवियर अगर पॉइजनिंग हो जाए तो उसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स हो जाएगा, कन्वल्जन्स हो सकते हैं, कोमा और डेथ भी हो सकती है। तो भाई अगर अट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई तो अपन उसको कैसे ट्रीट करेंगे? देखो सबसे पहले तो भाई उसको हॉस्पिटलाइज करो पेशेंट को। दूसरा अपन क्या करेंगे? गैस्ट्रिक लवाज, अगर इंजेस्ट किया गया है अट्रोपिन तो गैस्ट्रिक लवाज परफॉर्म करेंगे। किसके साथ परफॉर्म करते हैं गैस्ट्रिक लवाज? अपन टैनिक एसिड किससे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टेपिड स्पॉन्जिंग करेंगे। अगर हाइपोपायरेक्सिया हो रखा है तो टेपिड स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। डायजेपाम अपन कन्वर्जेंस कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। पर अगर अट्रोपिन की पॉइजनिंग हो जाए तो इसका मेन एंटीडोट क्या है? फीजोस्टिग्मीन। ठीक है, ये ध्यान रखना कि अट्रोपिन जो है, देखो ओपी पॉइजनिंग का जो एंटीडोट है वो क्या है? अट्रोपिन है। बट अगर अट्रोपिन की ही पॉइजनिंग हो रही है तो अट्रोपिन की पॉइजनिंग के केस में एंटीडोट क्या आ जाता है? फीजोस्टिग्मीन होता है। 1 to 4 mg स्लो आईवी के फॉर्म में अपन ये दे देते हैं। ठीक है, ये सारी किसकी बात हो गई? ये सारी अट्रोपिन की बात करी, यानी एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स की हमने बात करी। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल एंड हेल्पफुल. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.